चलो ठीक। ओम्स लॉ के उसी मैटर की कंटिन्यूएशन में अभी हमने ये पढ़ लिया कि वी और आई का ग्राफ जब भी बनेगा हमेशा लीनियर बनेगा इफ ओम्स लॉ इज वैलिड। ठीक है। अगर ओम्स लॉ वैलिड है तो वी आई ग्राफ हमेशा लीनियर होगा। ठीक। अब अभी हमने जो पिछला फॉर्मूला लिखा था v इज इक्वल टू आई आर का। ठीक है। यहां से देखना, यहां से आपको r मिल रहा है कितना, v अपॉन आई। ये जो v है वो उस ग्राफ में कहां पर है, परपेंडिकुलर पे। ठीक है। परपेंडिकुलर पे। और करंट कहां पर है, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है क्या, स्लोप। ठीक है। अभी हम जब मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे ना, तब मैं ये बोलूंगा कि स्लोप मतलब होता है tan थीटा। स्लोप मतलब होता है tan थीटा। अभी हम उसमें एंटर नहीं कर रहे क्योंकि अपन tan थीटा को जानते नहीं है। फिलहाल हम ये समझ रहे हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब होता है क्या, स्लोप। अब देखना, तो यहां से आपको क्या पता चला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है स्लोप, और हमने उसके इक्वल टू में लिखा किसको है, रेजिस्टेंस को। यानी कि वी आई ग्राफ का स्लोप अगर कोई पूछेगा कि क्या बताता है तो अपन बोल के आएंगे, रेजिस्टेंस। वी आई ग्राफ का स्लोप मुझे क्या किसके बारे में बता रहा है, रेजिस्टेंस। और स्लोप शब्द का टेक्निकल मीनिंग क्या है, द एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस, जितना बड़ा एंगल स्लोप कितना हो जाएगा उतना ऊपर। ठीक है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही ज्यादा कहलाएगी। जितना ज्यादा एंगल उतना ज्यादा उस कर्व का स्लोप, उसका मतलब कि वो ग्राफ उतना ही बड़ा वैल्यू शो कर रहा है किसका, रेजिस्टेंस का। ठीक है। रेजिस्टेंस का हायर द एंगल मोर विल बी द स्लोप एंड मोर विल बी द वैल्यू ऑफ आर, दैट इज रेजिस्टेंस। That describes, corresponds to, relates to, not equal to। ठीक है, करेस्पॉन्ड्स टू है ना, उसका इफेक्ट उससे कनेक्टेड है ठीक। इसकी नोटिंग करो, एक जरा इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं इसके बाद। एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन अपने को मिला है, पेपर में भी आया है, एग्जाम्पलर में भी था। आप अपना इंटरप्रिटेशन करके दिखाना जो अभी अपन ने ग्राफ के बारे में पढ़ा। अगर ग्राफिकल क्वेश्चन आना होगा ना इस पे, तो यही मोड में आएगा, R1 R2 R3। अब क्वेश्चन आता है कि R1 R2 और R3 को, पेपर का क्वेश्चन है ये, आया हुआ है, एग्जाम्पलर में भी है, MCQ में। ये पूछा जाता है कि R1 R2 R3 का कंपैरिजन देना है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा वो हमें इंटरप्रेट करना है। ये फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड, सिलेक्ट कर लो इनमें से। इसका इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है कि अपन ग्राफ स्टडी कर पाए, ग्राफ को स्टडी कर पाए कि कौन सा आर ज्यादा बड़ा होगा इस ग्राफ के हिसाब से। ऐसे ही आया है। यस। अभी जैसा मैंने बनाया है, इस ग्राफ को इंटरप्रेट करना है उस बेसिस पे जो मैंने बनवाया है, बी वाला ऑप्शन। यही चीज बस यहाँ, यही मात्र छोटा सा इंडिकेशन था। अगर एक्सिस वर्कआउट नहीं की गई, मतलब प्रॉपरली अगर उसको विजुअलाइज नहीं किया गया, तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल टिक लगा दिया जाता है कि जो ये एंगल सबसे बड़ा है। बट द प्रॉब्लम है कि वो एंगल कहां से है, बी से है, और मुझे एंगल कहां से चाहिए, आई से चाहिए। तो ये बी वाला ऑप्शन टिक हो जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ये पेपर में एग्जीक्यूटेड क्वेश्चन है ऑलरेडी, है ना। स्लोप इज ऑलवेज फ्रॉम द करेंट एक्सिस, करेंट एक्सिस। ठीक है, वहां से हमें स्लोप चेक करना होता है विच इज R3। ओके, डन।
तो वो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देख लिया और उसके बेस्ड जो क्वेश्चन जनरेट होता है वो यही वाला है, वो देख लिया। अब रेजिस्टेंस पे बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक। मिल भी सकता है पेपर में अपने को बहुत आराम से। नेक्स्ट हेडिंग प्लेस करो, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करना है, रेजिस्टेंस। इसके बारे में आगे की बातचीत कर लेते हैं। ओम्स लॉ हमने एक मेजर टॉपिक डन किया, उसमें से हमारा अगला टॉपिक जनरेट हुआ रेजिस्टेंस। इसका डेफिनेशन लिखते हैं, इसका फॉर्मूला, इसकी यूनिट, है ना। स्टेटमेंट पहले तो, अभी क्या बोला अपन ने, इसको हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, है ना, करंट के फ्लो को रोकने का काम है इसका। वहां से शुरू करता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। इनिशियली पढ़ते तो ऐसा लगता है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि कंडक्टर है लेकिन करंट के फ्लो को रोकेगा। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, चार्जेस थ्रू इट। कोई भी कंडक्टर की, किसी भी कंडक्टर की करंट के फ्लो को रोकने की जो प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है, उसी से नाम रेजिस्टेंस मिला है। जो फॉर्मूला हमें ओम्स लॉ से मिल रहा है हम फिलहाल तो उसी को नोट कर रहे हैं। आर इज इक्वल्स टू वी बाय आई। आर इज इक्वल्स टू वी बाय आई। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वी? वी है क्या? व्हाट इज वी? व्हाट इज वी? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। एंड आई इज करंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट बताओ। वोल्ट, रिप्रेजेंटेड बाय वी। करंट का यूनिट एम्पियर, डिनोटेड बाय ए। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या बनी? रेजिस्टेंस की यूनिट फॉर्मूले से क्या बनी? वोल्ट पर, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। इसी को उस साइंटिस्ट ने अपने नाम पे डाला और यूनिट को कॉमन नेम दिया ओम, और उसका सिंबल उसने यूज किया ओमेगा। दोनों यूनिट है। जो प्रेफरेबली पूरे चैप्टर में यूज होगी वो ओम्स है। जो चैप्टर में यूज होगी वो ओम है। रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम। स्टार्टिंग में बताया था इस चैप्टर के अंदर आने वाली सारी यूनिट्स साइंटिस्ट के नेम पर ही है। तो वोल्ट पर एम्पियर भी उसका यूनिट है फॉर्मूले से, जिसको उसने कॉमनली डिस्क्राइब कर दिया एज ओम। उसका सिंबल यूज किया ओमेगा। एक ग्रीक सिंबल है, सिंबल का नाम ओमेगा है, यूज फॉर द यूनिट ओम। सिंबल का नाम ओमेगा है। ठीक है, फाइन। यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। हर फॉर्मूले की बात किया अपन ने, करंट में भी किया था, वोल्टेज में, पोटेंशियल में भी किया था। डिफाइन वन ओम। डिफाइन वन ओम फॉर्मूले से बनाते हैं। जिस चीज को वन डिफाइन करना होता है, उस फॉर्मूले में आने वाले हर टर्म को अपने को वन लिखना है। यानी 1 वोल्ट और 1 एम्पियर। 1 वोल्ट और 1 एम्पियर का करंट जब फ्लो होगा तो अपन रेजिस्टेंस बोलेंगे 1 ओम का। स्टेटमेंट डालते हैं पहले इसका, फिर आगे बढ़ जाते हैं। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस, if the potential difference across
the two ends across the two ends of a conductor, अगर किसी कंडक्टर के दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है और उस कंडक्टर में से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो, एंड द करंट थ्रू इट and the current through it is 1 ampere, then resistance of the conductor is resistance of the conductor is 1 ohm. ठीक है, ये रेजिस्टेंस आ क्यों रहा है ना? अगर कंडक्टर है तो रेजिस्ट क्यों कर रहा है, उसके पीछे का बैकग्राउंड देख लो। ठीक है, 1 ओम का डेफिनेशन है ना। अब देखो अभी असल में होता क्या है, प्रैक्टिकली लिटरली उस तार के अंदर क्या चल रहा होगा वो सिनेरियो दिखा रहा हूं। जैसे मान लो कॉपर का वायर है, उसको अपन ने मैग्नीफाई करके थोड़ा थिकनेस बढ़ा के देख रहे हैं, ये कॉपर वायर है। और इस कॉपर वायर को अपन ने एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल और एक तरफ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है। जैसे ही टर्मिनल्स कनेक्ट करते हैं, दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाता, पोटेंशियल अलग हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को पुश मिलता है, जो कि अपने को पता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, जब तक बैटरी कनेक्ट नहीं करी है, जब तक बैटरी कनेक्ट नहीं करी है, सारे इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पर है, कोई भी नहीं चल रहा है, ये तो पता ही है। जब तक बैटरी जोड़ी नहीं है तब तक सारे इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है। जिस मोमेंट अपन ने बैटरी का स्विच ऑन कर दिया, कनेक्ट करके स्विच ऑन कर दिया, ये नेगेटिव जो टर्मिनल है बैटरी का, वो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पे पुश करता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक रिपल्शन मिलता है टू ट्रैवल टू द अदर साइड। ठीक, ये हुआ, ये तो हो ही रहा है, जेन्युइन है, फोर्स मिल गया सबको एक साथ ट्रैवल करने का। अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम पर साइमल्टेनियसली स्पीड गेन करेंगे, और अगर रन करना स्टार्ट करेंगे, वो भी जरा सी स्पेस में से, छोटे से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से, क्या होगा, इनके बीच में होंगे ढेर सारे कोलिजन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराएंगे, 100%। ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड होंगे। और जब कोलिजन होता है, 9th क्लास में डिटेल में कोलिजन था, पर थोड़ा सा उसको शॉर्टलिस्ट कर दिया गया था कवर करवाने के लिए मोमेंटम वाले टॉपिक में। जब कोलिजन होता है, आपस में जब टकराते हैं, तो उनको चलाने के लिए कौन सी एनर्जी काम कर रही थी, काइनेटिक। वो काइनेटिक एनर्जी कोलिजन की वजह से लॉस्ट होती है, और वो लॉस्ट होके कन्वर्ट होती है काय में, हीट में, कई बार लाइट में। और काइनेटिक एनर्जी क्योंकि कन्वर्ट हो रही है, यानी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इज बिकॉज ऑफ व्हाट, मूवमेंट या मोशन यानी वेलोसिटी। तो किसकी, मतलब काइनेटिक एनर्जी कोलिजन की वजह से क्या कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की। 10-15 गाड़ियां चलते चलते अगर किसी कारण से आपस में टकराने लग जाए, हाईवेज पे जैसे होता है, सडनली होता है, तो उनकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। वेलोसिटी का कम होना यानी करंट का फ्लो। वेलोसिटी कम हो गई मतलब इलेक्ट्रॉन धीमे हो गए, इलेक्ट्रॉन धीमे हो गए मतलब कि करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो कंडक्टर्स रेजिस्ट क्यों करते हैं, ये कंडक्टर्स आर नोन for the flow of current. They are known for the good flow of current. Yes, they are. But when they are allowing the flow of current, along with it, the electrons undergo collisions. And because of those collisions, the energy converts to other forms, velocity decreases, leading to the reduction of the amount of current.
कंट्रोल करने के लिए, करंट को कंट्रोल करने के लिए हर मटेरियल में इनहेरेंटली, नेचर से कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर होता है। किसी मेटल का कम होता है, किसी मेटल का ज्यादा होता है, इंसुलेटर्स का बहुत ज्यादा होता है। क्या हो रहा होगा? सिल्वर की, सिल्वर का रेजिस्टेंस अलग है, कॉपर का अलग है, सिल्वर का रेजिस्टेंस सबसे कम है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर। तो सिल्वर भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है, पर सिल्वर ज्यादा करंट फ्लो करवा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी कंपैरेटिवली कम है, और कॉपर की कंपैरेटिवली ज्यादा है। वो भी मेटल ही है, वो भी कंडक्टर है, पर सिल्वर के कंपैरिजन में ज्यादा रेजिस्ट करता है। और कौन कितना रेजिस्ट करेगा, ये बाय नेचर कांस्टेंट है, हम कुछ नहीं कर सकते उसका। जैसे डेंसिटी को अपन कुछ नहीं कर सकते, डेंसिटी कांस्टेंट होती है, वैसे ही रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी भी पहले से क्या होती है, हर मेटल की या हर मटेरियल की डिफाइंड होती है, डिफाइंड होती है। वुड के अंदर से करंट क्यों नहीं फ्लो हो रहा? क्यों नहीं होता होगा? लकड़ी करंट क्यों नहीं, क्या लकड़ी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? क्या वुड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? है। देन व्हाई इट इज नॉट अलाउइंग द फ्लो ऑफ करंट? किस चीज की? तो फिर तो करंट तो बिल्कुल, वाई वुड इज नॉट, वुड क्या कोई भी इंसुलेटर अपने अंदर से करंट क्यों नहीं फ्लो करने दे रहा? वो इंसुलेटर क्यों है? उसका रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पर है। क्यों एक्सट्रीम पर है? उसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, वो नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल नॉन मेटल पढ़ा है? अभी इस साल तो पढ़ने ही वाले हैं। मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होते हैं, मेटल के इलेक्ट्रॉन, जबकि नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली अट्रैक्टेड होते हैं किसकी तरफ? न्यूक्लियस की तरफ। ये इंसुलेटर की बात कर रहे हैं, ये कंडक्टर की बात कर रहे हैं। हमने जरा सी बैटरी से एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और ट्रैवल कर रहे हैं, तो कंडक्ट कर रहे हैं वो। इंसुलेटर में क्या हुआ? आपने बैटरी का सप्लाई दिया, सफिशिएंट ही नहीं था, इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं हो रहा है। आप कितना भी सप्लाई दे दो, इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, नेवर। इसलिए वो फ्लो में असिस्ट ही नहीं करेगा, तब जाके वो मटेरियल क्या कहला रहा है? इंसुलेटर। तो इंसुलेटर्स का रेजिस्टेंस सबसे हाईएस्ट होता है, और मेटल्स यानी कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस सबसे लोएस्ट होता है। इसके पीछे पूरा पूरा एटॉमिक रीजन है कि इलेक्ट्रॉन्स को कितना टाइटली होल्ड करके रखा है। इलेक्ट्रॉन जितनी ज्यादा टाइटली बाउंड होंगे, मटेरियल उतना ही किस नेचर की तरफ चला जाएगा? इंसुलेटर की तरफ। और इलेक्ट्रॉन जितने फ्री होंगे, उतना अच्छा क्या बनता जाएगा वो? कंडक्टर। कंडक्टर। हर मटेरियल में रेजिस्टेंस पहले से इंकॉर्पोरेटेड होता है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, कि वो कितना रिपल्शन देगा या नहीं देगा। तो हम बात कर रहे थे कि कंडक्टर्स भी रेजिस्ट क्यों करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन की वजह से ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन की वजह से। ठीक है, इसका नोटिंग डालेंगे आगे भी, है ना। चलो, अगली बात। ठीक है, एक नोट डाल देते हैं कि ये क्यों होता है ना। रेजिस्टेंस आया क्यों मटेरियल्स में? इलेक्ट्रॉन के एटम के द्वारा दिए गए अट्रैक्शन की वजह से रेजिस्टेंस आता है। अच्छा, एक चीज और सुनो, एक चीज और सुनो। मान लो ये तार है, तार के अंदर ये एक आय का कॉपर वायर ले लेते हैं। कॉपर का वायर है तो कॉपर के एटम्स भी होंगे। कॉपर के एटम होंगे तो बाहर इलेक्ट्रॉन जो फ्री होने वाला है, और न्यूक्लियस तो बैठा ही होगा जो ऑलरेडी उसको अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। अगर इधर से रिपल्शन आया नेगेटिव टर्मिनल का, ये नेगेटिव टर्मिनल चाहता है कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां से फ्री करके भेजूं ताकि अच्छा करंट फ्लो हो जाए, लेकिन रोकने वाला कौन है? रोकने वाला कौन है?
न्यूक्लियस, इट इज ऑलरेडी सिटिंग देयर इनसाइड द वायर अपोजिंग द फ्रीनेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ये जो न्यूक्लियस के द्वारा दिया गया अट्रैक्शन होता है, एक ही एटम थोड़ी है, मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, मिलियंस ऑफ एटम्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन इससे भी अट्रैक्ट हो रहा हो। इसलिए हर मटेरियल का यही अट्रैक्शन और बैटरी के द्वारा दिया गया रिपल्शन जब एक दूसरे से कंपीट करते हैं तो थोड़ा सा हिंड्रेंस डेवलप होना तय है, जो कि बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। उसी हिंड्रेंस को नाम दिया गया रेजिस्टेंस, जो कि आप किसी मटेरियल में कभी भी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी मटेरियल में से उसका एटम नहीं हटा सकते या न्यूक्लियस नहीं हटा सकते। तो रेजिस्टेंस वहां पे रहेगा ही रहेगा, यू कैन नेवर एवर एलिमिनेट इट। ठीक, ओवरकम कर सकते हैं, ज्यादा पावरफुल बैटरी लगा दो, पावरफुल बैटरी लगा दो, ओवरकम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, है ना। चलो, अब यही बात जो भी अपन ने बात करी एटम वाली, इसके बारे में नोटिंग डाल रहे हैं, रेजिस्टेंस के बनने की वजह। लेट्स सी, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट कॉन्स्टिट्यूट्स करंट। इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से ही करंट होता है, ये हमारा पॉइंट हो गया। These electrons, however, are not are not completely free। बस यही बात कर लूंगी, कभी भी नहीं हो सकते, वो नेचर में ही नहीं है, इम्पॉसिबल है वो। न्यूक्लियस वही है, एटम्स वही हैं, टू मूव विद इन अ कंडक्टर। कितना ही अच्छा कंडक्टर क्यों ना बोल रहे हो अपन, पर वो रेजिस्टेंस तो ऑफर करेगा ही करेगा। ठीक है, क्या दिक्कत है? दे आर रीस्ट्रेन्ड, दे आर रीस्ट्रेन्ड, खिंचाव, अट्रैक्शन, by the restrained by the attraction of atoms, attraction of atoms among which they move। जिन एटम्स के अंदर से उनको गुजरना है इलेक्ट्रॉन्स को, वो अट्रैक्शन शो करेंगे, जगह जगह इलेक्ट्रॉन को धीमा करेंगे, among which they move। और उसी प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस नाम दिया गया, उसी प्रॉपर्टी को अपन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो वो आना नेचुरल है ना, हर मटेरियल में होगा। ये कारण है रेजिस्टेंस के डेवलप होने का किसी मटेरियल के अंदर। ठीक है, अट्रैक्शन बाय द अदर एटम्स। ओके, क्योंकि हम वायर के अंदर देख नहीं सकते, आई डोंट नो कि अभी भी आपके दिमाग में वो विजुअलाइजेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा, जब करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कहाँ से कर रहे हैं और कैसे कर रहे होंगे, या किनके, क्या कोई खाली जगह है जहां रैंडमली इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं। हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा किसमें से रहे हैं? मैटर में से। हर मैटर बना हुआ है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम से, देर आर मिलियंस ऑफ एटम्स इन दैट वायर, स्मॉलेस्ट पीस ऑफ वायर में भी मिलियंस ऑफ एटम्स अवेलेबल होंगे। और अब इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से जनरेट होकर आ रहा है बैटरी में से। जब वो इलेक्ट्रॉन को चल के जाना है, अगर रास्ता पूरा साफ होता तो 100% ट्रैवल करता, जीरो रेजिस्टेंस, जीरो रेजिस्टेंस। लेकिन जैसे ही उसने ट्रैवल करना स्टार्ट किया, इसने अट्रैक्शन लगाया, स्पीड धीमी हो गई, इसने अट्रैक्ट किया, अभी भी वो पीछे अट्रैक्ट कर रहा है, यहां से अट्रैक्शन होगा, यहां से अट्रैक्शन होगा, मल्टीपल अट्रैक्शंस के थ्रू होते हुए उसको अपना पार्ट ट्रैवल करना है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड अ वायर। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूअसली अंडर restrained by the various atoms through which it is passing, है ना, इसलिए रेजिस्टेंस आता है। ठीक है, बैटरी का पुश है जो उसको भेजने में मदद करता है, बैटरी का पुश ना।
फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। A sure short question asked multiple times in every school exam and every board exam in one or the other sense, factors affecting resistance। मैं दो डिस्कशंस करूंगा, आप मेरे को आंसर दोगे वो फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल लॉजिकल लगेगा। और बात कर लेते हैं। मैंने हमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करवाने हैं। एक मैंने आपको वायर दिया इस लेंथ का, और एक मैंने आपको वायर दिया उसी एरिया का, लेकिन रेजिस्ट उसकी लेंथ ज्यादा कर दी। ठीक है। अब आप ये बता दो कि कौन से वायर में से एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में इलेक्ट्रॉन को ज्यादा दिक्कत आएगी। जेन्युइन बात। ये वैसी बात हो गई कि भाई स्पीड ब्रेकर है, एक रास्ता इतना ही खराब है और एक रास्ता इतना खराब है, आपको अपनी कार लेके जानी है, तो आपको पता है कि आपका मोशन यहाँ पे ज्यादा रेजिस्ट होगा, ज्यादा देर तक रेजिस्ट होगा। दैट इज व्हाट हैपेंस विद। और अभी जो मैंने वो पैसेज दिखाया था एटम्स के थ्रू होके जाना है, तो यहाँ दिक्कत आएगी, बहुत सारे होंगे, यहाँ कम होंगे। तो क्या पता चला, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। पहला फैक्टर, जितना बड़ा वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। पहला फैक्टर डालो, पहली इक्वेशन बनाओ। दूसरे फैक्टर की बात करते हैं। पहले फैक्टर का नाम है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर फर्स्ट फैक्टर है हमारा। ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल ग्राउंड्स हैं। इलेक्ट्रॉन इज अ कार विच इज ट्रेवलिंग थ्रू अ पाथ विच हैज हिंड्रेंसेस, दैट इज द एटम्स, दैट इज द एटम, न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स। दूसरा फैक्टर पे बात करते हैं। जितना बड़ा वायर उतना ज्यादा फ्लो में डिफिकल्ट। ठीक, डन। द फर्स्ट फैक्टर आर डायरेक्टली टू एल। ठीक है। सेकेंड फैक्टर आप ही बता दो कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, नॉर्मल है। फिर हमने इस बार लेंथ सेम रखी, एक वायर मैंने इस साइज का लिया और अब मैंने वायर की थिकनेस बढ़ा दी। हमने थिक वायर लिया, थिक कॉपर वायर और थिन कॉपर वायर, ऐसा समझ लो, लेंथ बराबर है दोनों की। ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो गया, एरिया चेंज हो गया। नाउ व्हाट, नाउ व्हाट, क्लियर बात। ढेर सारे इलेक्ट्रॉन जब यहां से पास होंगे तो आपस में ज्यादा टकराएंगे, जबकि यहां पे जगह मिल जाएगी थोड़ी सी, आराम से ट्रैवल कर पाएंगे। टनल में से पास होना है, 5 गाड़ियां जा रही हैं, उसी टनल में से 10 गाड़ियां जा रही है, 10 वालों में जल्दी जाम लग जाएगा। तो मेरा दूसरा फैक्टर क्या आया, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दैट्स माय सेकंड फैक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं इसको। सेकंड फैक्टर आप क्या डालोगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नाम दिया जाता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। दोनों फैक्टर्स एकदम क्लियर, क्योंकि लॉजिकल है, जेन्युइन है, ऐसा ही होगा। इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को हिंडर हो रहा है प्रैक्टिकली। इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन कर देते हैं और एक नया फॉर्मूला चैप्टर का आने वाला है, जिसपे 3 नंबर के न्यूमेरिकल की पूरी अश्योरिटी ले रहा हूं। इन दोनों को कंबाइन करते हैं, दोनों एक्सप्रेशंस को कंबाइन करते हैं। व्हाट वाज द फर्स्ट ऐसे लिख लो, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, दोनों कंबाइन कर दिए। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटा देते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के बाद इक्वल टू प्लेस किया, एल बाय ए अपनी जगह पर है, एक नया कांस्टेंट ऐड होता है, इसका सिंबल बनता है रो। सिंबल का नाम है रो, RHO, रो। सिंबल का नाम RHO, उसको मतलब टेक्निकली नहीं बोलते हैं, उसका सिंबल का नाम है RHO, रो।
और वो दिखा शो क्या करता है, दिस इज दिस रिप्रेजेंट्स रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। रेजिस्टिविटी, एक नया टर्म और प्रॉपर्टी आई है, रेजिस्टिविटी। रो इज द नेम ऑफ द सिंबल रिप्रेजेंटिंग रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी नया सिंबल आया, रेजिस्टिविटी। इसकी एसआई यूनिट प्लीज फॉर्मूले से बनाने का ट्राई कर लो, क्योंकि एमसीक्यू में बस पूछेंगे तो वो याद ही रह जाती है वैसे, पर अभी बना के देखे अपन खुद से। रो के टर्म्स में फॉर्मूले को ट्रांसपोज कर लो पहले, रो अलग रख लो, बाकी सबको शिफ्ट कर दो। तो रो का फॉर्मूला क्या बनता हुआ दिख रहा है? रो का फॉर्मूला आर ए बाय एल। इन सबकी यूनिट डाल देते हैं ना जगह पर। आर की यूनिट ओम, ये हो गया। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट मीटर। मीटर से मीटर कट गया, और हमारी ऐसा यूनिट रेडी हो गई, ओम। द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, डेवलप्ड फ्रॉम द फॉर्मूला इटसेल्फ, ओम मीटर। द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम मीटर, ये इसका यूनिट है, इसका कोई कॉमन नेम नहीं है, ओम मीटर से इसको ध्यान रखना है, ओम मीटर। रेजिस्टेंस के फॉर्म में ही निकाला जाता है इसको भी। ये डेंसिटी की तरह होती है हर मटेरियल के, फिक्स पहले से वैल्यूज डिफाइंड है, मतलब वैल्यूज ऑलरेडी नोन है इनकी कि किस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कितनी हुई। इस फॉर्मूले के अराउंड जरूर हाईलाइट करेंगे अपन। ये फॉर्मूला हमें न्यूमेरिकल देता है, एंड दैट टू फॉर अ 3 मार्क। मिलेगा ही मिलेगा, है ना? श्योर आ रहा है। ये जहां जहां पे मेरे कमिटमेंट्स होते हैं ना कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यहाँ आता है, ये बन चुका है, वो बन चुका है, जब एग्जाम दोगे, स्कूल में दोगे और प्री बोर्ड रिपोर्ट दोगे, यहाँ के टेस्ट दोगे, सब दिख जाएगा। कुछ भी रैंडमली नहीं है, सब वर्कड आउट है ऑलरेडी। ठीक है, अपन से फोकस थोड़ा इंपॉर्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं बता करके कि वो टॉपिक जनरेट होता हो चुका है और होता ही है। जब भी इलेक्ट्रिसिटी पहली बार इवेल्युएशन में आएगा ना, स्कूल एग्जाम में, ये 3 नंबर का न्यूमेरिकल फॉर्मूला दे देगा अपने को ना, आर फाइंड करने को आता है, बाकी तीनों चीज दी होती है, गिवन होते हैं। ठीक। ना, रजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग, जो कि हर मटेरियल के लिए फिक्स है, इसका एक नाम है, कुछ स्कूल्स के प्री बोर्ड, एक्चुअली जो स्कूल की एग्जाम होती है वो बोर्ड एग्जाम से 1-2 लेवल ऊपर ही चलती है। एक्स्ट्रा टॉपिक्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जनरली इधर उधर से आ ही जाते हैं। एक ये क्वेश्चन आया था कि रेजिस्टिविटी को और क्या कहते हैं, तो ये नोट करने के मतलब वहीं पे अपन उसको लिख लेते हैं, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसी का दूसरा नाम है, रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी के बेस पर मटेरियल्स को कैटेगराइज किया गया है। ये तीनों मटेरियल अपन जानते हैं। एक शायद आप, चलो ठीक है देखते हैं। एक तो कंडक्टर्स हो गए, जिनकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी। एक इंसुलेटर हो गए, जिनकी हाईएस्ट होगी। और बीच में इंटरमीडिएट क्या आएगा? सॉरी, पुअर कंडक्टर्स। अच्छा, वो तो कंडक्टर के ही पार्ट बनाए जा सकते हैं, गुड कंडक्टर्स, पुअर कंडक्टर्स।
एक रेंज आगे जाके आएगी सुनने में, मतलब पढ़ोगे, एक सेमीकंडक्टर नाम भी होता है। सेमीकंडक्टर तो सुने ही होंगे, अभी तो बड़ा ट्रेंड में है। बिल्कुल रीसेंट डेवलपमेंट्स चल रहे हैं कंट्री में सेमीकंडक्टर चिप्स के ऊपर, है ना। जो ये जितनी भी वो ग्रीन वाली चिप होती है ना, जिसमें रिमोट के अंदर लगी होती है, या फिर और भी कहाँ कहाँ सिस्टम सीपीयू में लगी होती है अंदर, जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मोबाइल फोन ले लो, कुछ भी ले लो, वो सब सेमीकंडक्टर के बने होते हैं। और सेमीकंडक्टर्स बने काहे के होते हैं, ये नाम आपको पता है? ऑल सेमीकंडक्टर्स, है ना, सेमीकंडक्टर्स और अलॉयज कैटेगरी होती है ये वाली। सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसी इन्हीं से बनते हैं। ठीक है। कंडक्टर, कंडक्टर्स की जो रेंज है, इसमें एक 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 दो एग्जांपल डाल के सिर्फ वैल्यू लिख, वैल्यू याद नहीं करना है अपने को, सिर्फ उसका इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं कि इतनी कम होती है। सिल्वर ले लेते हैं, सबसे टॉप कंडक्टर है, एग्जाम्पलर में एमसीक्यू आएगा, सिल्वर इज द टॉप कंडक्टर, है ना। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसकी रेजिस्टिविटी होती है 1.6 इंटू 10 to the power -8। यानी नेगेटिव पावर्स में होती है इनकी रेजिस्टिविटी, कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी नेगेटिव पावर्स में होती है। मतलब नीचे 8 जीरो से डिवाइड कर रहे हो आप, 0.00000016 सिल्वर की रेजिस्टिविटी है, बिल्कुल ना के बराबर, नेग्लिजिबल। अलॉइस थोड़े इंटरमीडिएट रेंज में आते हैं। तीन स्पेशल नाम, तीन स्पेशल नाम देखना इसमें, यही यूज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला, कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन, ये है कॉपर और निकल का अलॉय। कैसे याद रखेंगे, स्टार्टिंग का सी और ये लास्ट में एन, कॉपर एंड निकल, कॉम्पोजिशन ध्यान रखना रह जाए तो, कॉपर और निकल। उसके बाद जो दूसरा मटेरियल यूज होता है वो है मैंगनीन, मैंगनीन। एक एलिमेंट तो साफ साफ समझ में आ गया। हाँ, मैंगनीज, एमएन, एमएन। और थोड़ी कंडक्टिविटी तो देना ही है, तो कॉपर और निकल तो है ही ऑलरेडी, ऊपर वाले में ही मैंगनीज डल गया तो मैंगनीन। और तीसरा और सबसे ज्यादा यूज होने वाला मटेरियल, निक्रोम। इसके एलिमेंट भी दिख रहे हैं, इसके एलिमेंट ट्राई करो, निक्रोम में कौन से एलिमेंट होंगे, निकल, क्रोमियम। ठीक, ये दो तो क्लियर है, नाम से क्लियर थे, है ना। इसके अलावा ये आयरन का है, अलॉय है, और मैंगनीज का अलॉय है। चलो ठीक है, ये तीन अलॉयज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले अलॉयज हैं। और इनकी जो रजिस्टिविटी है उसकी रेंज होती है 10 to the power -6। मेरे को कंपैरिजन बताओ कि क्या कितने टाइम्स हो गया, कितने टाइम्स, कम ऑन, 2 टाइम्स, 100 टाइम्स, 100 टाइम्स द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस बाय 100 टाइम्स। ठीक, डिक्रीजेस बाय 100 टाइम्स, है ना। रेजिस्टिविटी की वैल्यू लिख रहे हैं अपन ये, रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस बाय 100 टाइम्स। नाउ मूविंग ऑन टू इंसुलेटर्स, ठीक है। इसमें तो कोई भी ले लो, कोई भी करंट फ्लो तो करवाएगा नहीं, पर इसकी जो रेंज होती है वो पॉजिटिव नंबर में चली आती है, 10 to the power 10 से 10 to the power 12 तक। इम्पॉसिबल है करंट फ्लो करवाना, इतनी रेजिस्टिविटी है कि करंट फ्लो हो ही नहीं सकता। जैसे कि ग्लास, वुल, रबर, प्लास्टिक, ये सब। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी कंपैरिजन है। कहते हैं
ये जो, अगर आपके घर में जैसे टोस्टर होगा, मान लो बाय चांस, टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, है ना, और वो एक हीटिंग रॉड भी आती है पानी गर्म करने का अलग सेपरेट, ये जितनी चीजें जिसमें अपन हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन सब में आपने देखा होगा कि जब वो वर्किंग होता है तो वो अंदर जो रॉड होती है वो रेड हॉट हो जाता है, मतलब एकदम लाल दिखती है और गर्म दिखती है। वो मेटल की नहीं है, दैट इज नॉट अ मेटल प्लेस देयर, वो अलॉय है, यही कॉन्स्टेंटन मैंगनीन और ये सब है। अगर वो मेटल होता, अगर अंदर मेटल लगाया होता और उतनी हाई टेम्परेचर उसको गर्म, पहले तो वो होता ही नहीं क्योंकि वो करंट को ज्यादा फ्लो करवाता है तो हीट नहीं देता, वो पिघल जाता, पिघल जाता और ऑक्सीडाइज हो जाता, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं मेटल्स हाई टेम्परेचर पे, अपनी अपनी ऑक्साइड बना लेते हैं। ये प्रॉब्लम को ओवरकम किया गया किसकी मदद से? अलॉयज की मदद से। रीजनिंग क्वेश्चन है, जब भी आता है रीजनिंग में ही आता है कि हीटिंग डिवाइसेस में अलॉय क्यों लगे होते हैं, मेटल क्यों नहीं, है ना? तो वो हमारा पॉइंट है, पॉइंट डाल के रीजन लिख देते हैं। रीजनिंग ही आएगा जब भी आएगा, हीटिंग डिवाइसेस जितने भी अपने घर में है, गीजर ना, हीटिंग डिवाइसेस आर मेड ऑफ अलॉय, मतलब जो उनकी रॉड होती है वो अलॉय रेदर देन मेटल्स, प्योर मेटल। प्योर मेटल नहीं लगा होता, अलॉय लगे होते हैं, इस बात का रीजनिंग आती है पेपर में। तो हमें लिख के आना पड़ेगा, कारण बताना है पहला, अलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज, रिएक्ट नहीं करते ये, रिएक्टिविटी कम होती है इनकी बहुत मेटल के कंपैरिजन में। अलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज या बर्न रीडिली एट हाई टेम्परेचर, ये इसका सबसे मेन कारण है, क्योंकि उस रॉड को हमें बहुत हाई टेम्परेचर तक लेके जाना है और हम चाहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज होके खत्म नहीं हो जाए, ब्रेक नहीं, बर्न नहीं हो जाए। और जब थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूंगा, जब अपन हीटिंग इफेक्ट पढ़ लेंगे तब ये पॉइंट वहां वैलिड लगने लगेगा कि हैव हायर रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ज्यादा होना यानी करंट को ज्यादा रोकना, और करंट को जितना ज्यादा रोका जाएगा हीट उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होती है, ये अपन आगे जाके पढ़ने वाले हैं। करंट को जितना रोकेंगे उतना काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी ज्यादा से ज्यादा काय में, हीट एनर्जी में। उस कॉन्सेप्ट पे ये लोग काम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकना है ताकि रॉड गर्म हो पाए, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी। इन दो कारणों से हम लोग अलॉय का इस्तेमाल करते हैं। ये जो घर में पुराने बल्ब लगे होते थे, आजकल तो एलईडी आ गई है, पुराने जो बल्ब होते थे वो उसके अंदर फिलामेंट होता है, काय का बना होता है, पढ़ा सबने है कहीं ना किसी क्लास में, टंगस्टन का बना होता है। उसका कारण पूछते हैं कि टंगस्टन से क्यों बनाते हैं, कोई मेटल क्यों नहीं लगाते, मेटल क्यों नहीं लगा देते, टंगस्टन की क्या, टंगस्टन भी एक मेटल ही है, मतलब टंगस्टन ही क्यों, टंगस्टन ही क्यों? हम्म? जो मेल्ट नहीं होता, उसका मेल्टिंग पॉइंट 3700 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। उस बल्ब के अंदर, उस बल्ब के अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा करंट के फ्लो को रोकना होता है, क्योंकि हमें सिर्फ हीट नहीं चाहिए, मेरे को उससे और दो लेवल ऊपर जाना है, मेरे को चाहिए लाइट एनर्जी, जो कि इतनी आसानी से जनरेट ही नहीं हो सकती जब तक कि, जब वो हीट एनर्जी अपनी मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस करती है किसी मटेरियल के अंदर, तब जाके मटेरियल में से क्या निकलना स्टार्ट होती है, लाइट। ये लोहे को गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो एकदम से लाल थोड़ी हो जाता है, पहले अपना पूरे एक्सट्रीम तक जाएगा, तब जाके रेड आउट होता है। वो अगला पॉइंट लेंगे फिर आगे। चलो ठीक है, रिव्यू करना थोड़ा सा, रेस्ट ऑफ द डिस्कशन इन द नेक्स्ट सेक्शन।